Hello everyone, this is the final part of your chapter Minerals and Power Resources. पिछले पार्ट्स में हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। मिनरल्स की क्लासिफिकेशन क्या होती हैं, उनके मेथड्स की उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इस पार्ट में हम पावर के बारे में पढ़ेंगे, पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। इफ़ यू हैवंट चेक अर्लियर वीडियोज़ आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड चेक द वीडियोज़ आउट सो दैट आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। पावर रिसोर्सेज कौन से होते हैं जो हम डेली लाइफ में अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। पावर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल एंड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड एग्रीकल्चर। पावर रिसोर्सेज जो होते हैं वो अलग अलग तरह से यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हम इसको इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में भी पावर रिसोर्सेज का यूज़ होता है, जैसे कि रेल ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पे हम लोग कोल से अपनी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन है या एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में अब जैसे ट्यूबवेल है, वहाँ से अगर हमें पानी निकालना है या कोई मशीनरी चलानी है तो उसके लिए हम पावर रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। तो पावर रिसोर्सेज is the one which we use in our daily life for various purposes and it is used in industries, transport, communication, agriculture and etc. नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज। अब पूरे पावर रिसोर्सेज को दो तरह से डिवाइड कर दिया, कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं जो कि पुराने टाइम से यूज़ किए जा रहे हैं, उनको हम कहते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज, जो कि पहले के टाइम में यूज़ करते थे लोग। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं कि ऐसे रिसोर्सेज जिसमें हम विंड से, सोलर से, हाइड्रो या टाइड्स, इन सब से एनर्जी को जनरेट करते हैं एंड देन हम उन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। तो ये सब होते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। इन ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज है हम इनको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, जो ऐसे रिसोर्सेज जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। अब पावर रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मीनिंग भी हमने पढ़ लिया है, कौन से होते हैं ये, जो कि पुराने टाइम में लोग यूज़ करते थे, अब रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते थे। और नॉन कन्वेंशनल कौन से होते हैं, जब हम एनर्जी जनरेट करते हैं विंड से, सोलर से या हाइड्रो से। तो ये सब होते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अब सबसे पहले कन्वेंशनल रिसोर्सेज में आता है फायरवुड। फायरवुड का मतलब क्या होता है कि लकड़ी को जला के जब हम अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। आपने अभी गांव में देखा होगा कि लोग जब वो चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं और फिर अपना खाना बनाते हैं। तो ये क्या है, मीन्स कि वुड क्या हुई, कन्वेंशनल रिसोर्सेज हुई। और ये तरीका बहुत ही पुराने टाइम से यूज़ किया जा रहा है। तो फायरवुड भी क्या हुई, एक तरह की रिसोर्स हुई। कौन सा रिसोर्स हुआ, कन्वेंशनल रिसोर्स हुआ। अब इसके एडवांटेजेस क्या थे कि एक तो फायरवुड मीन्स कि वुड को इकट्ठा करना बहुत ही ईजी था, ईजीली इकट्ठा हो जाता था। और एक ये चीपर सोर्स ऑफ पावर था, मीन्स कि एनर्जी लेने का एक बहुत ही चीप, मतलब कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीका था जिससे हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते थे। बट इसके डिसएडवांटेज क्या थे, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उससे क्या होता है, धुआं होता है, तो वो क्या करता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है। दूसरा, जब हम लकड़ियाँ काटेंगे तो डिफॉरेस्टेशन भी होगा, मीन्स कि वनों की कटाई कर देना। तो ये क्या है, इसके कुछ अगर एडवांटेजेस भी हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि लकड़ी काटने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। आजकल मशीनें आ गई होंगी बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, उनको खुद हाथ से ही काटनी पड़ती थी। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। नेक्स्ट वन इज़ कोल। कोल एक ऐसा फॉसिल फ्यूल है जो कि प्रचुर मात्रा में, मीन्स कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे अर्थ पे पाया जाता है। अब ये फॉसिल फ्यूल्स बनते कैसे हैं, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स के जब उनके रिमेन्स बचते हैं, मीन्स कि
उनके मर जाने के बाद जितने भी उनके पार्ट्स बचते हैं या जितने भी अवशेष होते हैं तो उनको क्या करते हैं हम लोग धरती में बरी कर देते हैं, मीन्स कि दफना देते हैं। तो जब वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक उसमें पड़े रहते हैं तो वो हीट और प्रेशर की वजह से वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कोल को हम किस लिए यूज़ करते हैं? ज़्यादातर डोमेस्टिक काम के लिए, डोमेस्टिक फ्यूल में इसको इंक्लूड किया जाता है। और इंडस्ट्रीज़ में भी कोल का यूज़ होता है। किसके लिए? स्टीम इंजन्स के लिए या इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द कोल इज़ थर्मल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिसिटी हम कोल से जनरेट करते हैं उसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। और जो कोल हम आज यूज़ कर रहे हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले का बना हुआ है। कोल की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना, जर्मनी, यूएस, साउथ अफ्रीका, रशिया और फ्रांस में होती है। हमारे इंडिया में भी कोल प्रोडक्शन के कई सारे एरियाज़ हैं, जैसे कि रानीगंज, धानबाद, बोकारो इन झारखंड। ये सब एरियाज़ झारखंड में हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज इसके क्या हैं कि ये बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है और ऑलमोस्ट वर्ल्ड के हर पार्ट में ये पाया जाता है। तो और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये भी पोल्यूशन क्रिएट करता है और इसको डिस्पोज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जो भी कोल के पीछे एशेस बच जाते हैं उनको डिस्पोज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट क्या है हमारा? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। पेट्रोलियम भी पावर जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये ओशियन बेड्स के नीचे पाया जाता है। मीन्स कि ओशियन बेड्स का मतलब होता है कि जितने भी ओशियंस बने हुए हैं उनके नीचे की जितनी भी लेयर्स हैं उनको हम ओशियन बेड्स बोलते हैं। पेट्रोलियम इज़ जनरली फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। बहुत ही डीप लेयर है इसकी जहाँ पे हमें पेट्रोलियम मिलता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय डेड मेराइन ऑर्गेनिजम्स विच फेल इन द सी बेड एंड गोट कन्वर्टेड बाय सेडिमेंट्स। ये पेट्रोलियम किससे बनता है? जो कि डेड मेराइन ऑर्गेनिजम्स है, मीन्स कि जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जब ये सी बेड्स में चले जाते हैं और ये सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जब ये लंबे टाइम तक सी बेड्स में रहते हैं, मीन्स कि लेयर्स ऑफ अर्थ में रहते हैं, तो उनसे उनकी डेड बॉडीज से पेट्रोलियम बनता है। पेट्रोलियम या ऑयल या नेचुरल गैस है तो ये सब इन्हीं प्रोसेस से बनती है और जब वो अर्थ में पड़ी रहती हैं। और ये सबसे इसका मेन पॉइंट ये है कि ये किसकी वजह से बनती हैं? एक तो अर्थ में पड़े रहने की वजह से, दूसरा ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। हीट और प्रेशर की वजह से ये नेचुरल गैसेस में, ऑयल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाती है। जब इनकी माइनिंग होती है, जब इनको निकाला जाता है, इनको निकालने के बाद इनको रिफाइनरीज़ के लिए फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है और फिर उसके बाद हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनके रेडी होते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, वैक्स, प्लास्टिक्स, केरोसिन एक्सेट्रा। There are various countries which produce petroleum, that is Iraq, Saudi Arabia, Qatar, US, Russia। तो ये सब कंट्रीज़ में पेट्रोलियम की प्रोडक्शन होती है। हमारे इंडिया में असम में और मुंबई में या डेल्टा रिवर्स ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी, यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोड्यूस किया जाता है। अब इसके भी कई सारे एडवांटेजेस हैं तो कई डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज इसके क्या हैं कि एक तो ये ट्रांसपोर्ट करना ईजी है, मीन्स कि हम इसको पाइपलाइंस या टैंकर्स के थ्रू हम इसे ले सकते हैं। और दूसरा कि ये हमारी इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, जैसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, लुब्रिकेंट्स बनाती है, पेंट्स बनाती है या सोप बनाती है, तो इन सब में पेट्रोलियम का यूज़ होता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये एक तो पोल्यूशन क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा और दूसरा ये आग को बहुत जल्दी पकड़ता है। Next is natural gases. It is a new source of energy which has been used by the industries, transport and for the domestic purpose. ये एक नया तरीका है जिसे हम सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। नेचुरल गैसेस जो हैं वो फॉसिल फ्यूल से बनती हैं और ये पेट्रोलियम की तरह ही इनको निकाला जाता है।
ये डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ दोनों के लिए होती है और ये मेनली रशिया, यूके, नीदरलैंड इन एरियाज़ में, इन कंट्रीज़ में पाई जाती हैं। इंडिया में नेचुरल गैस कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर ऑफ थार डेजर्ट, कृष्णा गोदावरी डेल्टा एंड त्रिपुरा और कुछ एरियाज़ ऑफ मुंबई, इन सब एरियाज़ में हमारे इंडिया में भी पाई जाती हैं। नेचुरल गैसेस के भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि ये एक ट्रांसपोर्ट के लिए इजी है, मींस कि हम पाइपलाइंस के थ्रू भी जहाँ पे इसका यूज़ है, जहाँ पे इसकी डिमांड है, हम उन एरियाज़ में पहुँचा सकते हैं। और ये चीपर है पेट्रोलियम एंड लेस पोल्यूटिंग दैन ऑयल और कोल। ये पेट्रोलियम से कम कॉस्ट पे पड़ती है और ये लेस पोल्यूटिंग है। आपने देखा होगा सीएनजी गैस को हम कहाँ यूज़ करते हैं? ऑटो रिक्शास जो आजकल आ रहे हैं, ई रिक्शा, तो उनमें क्या होता है? सीएनजी गैस का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये इको फ्रेंडली है और चीपर भी है। और इसका डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ये फायर को बहुत जल्दी कैच कर लेता है और इसको एक्सप्लोर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और दूसरा, ये इजीली नहीं पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट हमारी आती है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल कौन सी होती हैं? एज़ वी ऑल नो कि पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही हाई रेट पे इंक्रीज़ होती जा रही है। अगर हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करेंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी, मींस कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, क्योंकि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत ही लिमिटेड है। तो इसीलिए हमने क्या तरीका निकाला है कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करके एनर्जी को जनरेट करेंगे। तो हम किन किन तरह से अपने नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को बना सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। तो इन सब तरह से हम इनको यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं या पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो कि रीन्यूएबल भी हैं। तो सबसे पहले बात आती है सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी क्या होती है? ये हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट और लाइट को प्रोवाइड कराती है। सोलर एनर्जी इज़ ट्रैप्ड फ्रॉम द सन इन द सोलर सेल्स। सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जाता है किससे? सन से। किस में स्टोर किया जाता है? उसको एक सोलर सेल्स में एब्जॉर्ब किया जाता है, मीन्स कि ट्रैप किया जाता है। विच आर जॉइंड टुगेदर टू मेक सोलर पैनल्स, जिनको एक साथ मिला के सोलर पैनल्स में इकट्ठा किया जाता है और फिर इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है सोलर एनर्जी में, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। और ये किसके लिए यूज़ होती है? हीटिंग के लिए और लाइटिंग के लिए। ये टेक्नोलॉजी मीन्स कि सोलर एनर्जी वहाँ पे सबसे अच्छी है जहाँ पे अबंडेंट सनशाइन होती है, मीन्स कि जहाँ पे बहुत ही अच्छी सनशाइन होती है, जैसे कि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में। और इसका यूज़ हम कब कहाँ कहाँ कर सकते हैं? दिस एनर्जी इज़ मेनली यूज्ड इन सोलर कुकर्स, सोलर हीटर्स, सोलर गीज़र, इन सब में हम इस एनर्जी का, सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये पोल्यूशन फ्री है और इसकी वन टाइम इंस्टॉलमेंट है, मींस कि हम इसे एक बार इंस्टॉल करना पड़ता है। आपने देखा होगा आजकल घरों में भी, स्कूल्स में या बड़ी बड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी विल बी फ्री एंड इट इज़ इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। सोलर प्लेट्स को बहुत सारा स्पेस चाहिए होता है उसको फिक्स करने के लिए, एंड इट इज़ अफेक्टेड बाय द क्लाउड्स एंड फॉग, मीन्स कि जब सनशाइन होगी तभी ये चार्ज होंगी। उसके अलावा अगर जहाँ पे अगर ऐसा एनवायरनमेंट है कि जहाँ पे बहुत ठंडा है या फॉग है तो वहाँ पे ये शायद कॉस्ट इफ़ेक्टिव ना हो, तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। नेक्स्ट इज़ विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी क्या होती है? विंड एनर्जी भी इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। विंड मील्स को हम कैसे यूज़ करते हैं? जब इसके टरबाइंस, मीन्स की जो इसकी स्ट्रैंड्स होती हैं, जब ये रोटेट करती हैं तो इससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। पहले के टाइम में इसको ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए यूज़ किया जाता था और पानी को उठाने के लिए, मीन्स की टू लिफ्ट वाटर, इसके लिए विंड एनर्जी का यूज़ किया जाता था।
पर आज के टाइम में इसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल्स आर प्रेजेंट इन द कोस्टल एरियाज़। कोस्टल एरियाज़ में ये पाई जाती हैं जहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती है। तो बेसिकली उन एरियाज़ में विंड एनर्जी को यूज़ करते हैं, मींस कि वहाँ पे इनकी प्रोडक्शन होती है। विंड फार्म्स आर फंक्शनल इन द प्लेस लाइक जर्मन, नीदरलैंड, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन। इन कंट्रीज़ में इनका यूज़ होता है। और इंडिया में विंड फार्म कहाँ पे है? राजस्थान में और तमिलनाडु में। इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये पोल्यूशन फ्री है और चीपर है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये लिमिटेड एरिया में ही हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं और विंड फार्म्स बनाने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। न्यूक्लियर पावर इज़ obtained फ्रॉम द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स। न्यूक्लियर पावर जो होती है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जो एटम्स में एनर्जी पाई जाती है उनमें से, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से निकलती है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, तो ये सब होते हैं एटम्स। तो इनमें से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। यूएसए और यूरोप में सबसे ज़्यादा मात्रा में न्यूक्लियर एनर्जी को, न्यूक्लियर पावर को प्रोड्यूस किया जाता है। और इंडिया में झारखंड और राजस्थान सबसे बड़े जहाँ पे डिपॉजिट्स पाए जाते हैं यूरेनियम के, तो ये दोनों प्लेसेस हैं, झारखंड और राजस्थान, जहाँ पे यूरेनियम के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। और थोरियम कहाँ पे मिलता है? केरला में मिलता है। न्यूक्लियर पावर के स्टेशंस हमारे इंडिया में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी, इन जगह पे हैं। और इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है कि ये पोल्यूशन फ्री है और ये कहीं पे भी हम इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर क्रिएट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। बहुत ही छोटा अमाउंट का, मीन्स कि बहुत कम अमाउंट का मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो हमें इसकी क्वांटिटी वाइज भी कम चाहिए होती है। और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं? दैट द न्यूक्लियर प्लांट्स आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड मेंटेन। इनको बनाना और इनको मेंटेनेंस इनकी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। और जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, जैसे कि अर्थक्वेक आया, सुनामी आई, तो इससे क्या होता है, इनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। जो कि हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। नेक्स्ट इज़ जियोथर्मल एनर्जी। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। जियोथर्मल एनर्जी कब बनती है? जब हमारी अर्थ से हीट प्रोड्यूस होती है, तो इससे क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी बनती है। द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज़ एक्सट्रीमली हॉट, तो इस वजह से जियोथर्मल एनर्जी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस हीट एनर्जी को भी हम पावर जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये जो जियोथर्मल एनर्जी है ये हॉट स्प्रिंग्स की फॉर्म में निकलती है। और इसको हम कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए और बाथिंग के लिए अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। बहुत टाइम पहले इनको ऐसे यूज़ किया जाता था। सबसे बड़ा जियोथर्मल पावर प्लांट यूएसए में है, और फिर न्यूजीलैंड में, आइसलैंड में, फिलीपींस में और सेंट्रल अमेरिका में। इंडिया में जियोथर्मल प्लांट्स कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम आती है और इनमें फॉसिल फ्यूल्स का प्रेशर बहुत ही कम होता है। और ये जो हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग भी ये बहुत ही कम प्रोड्यूस करता है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? दिस इज़ नॉट अ वाइड स्प्रेड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट कैन रन आउट ऑफ स्टीम ओवर अ टाइम। ये कोई बहुत ही पॉपुलर मेथड नहीं है जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने का, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। आई नो कि ये वीडियो थोड़ी बड़ी थी, बट ये चैप्टर ही इतना बड़ा था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, and please do subscribe to our channel. Thank you, students.